अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने मास्टर लेवल केमिस्ट्री जो है ना उसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ना जो मास्टर लेवल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं ना, उनमें सबसे पहले जो टॉपिक हमने स्टडी करना है ना वो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का टॉपिक। ठीक है, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ना हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल होते क्या हैं और इनकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, यानी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। तो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ना, हमने सबसे पहले तो हम उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो होते क्या हैं। तो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो द रीजन्स where the probability of finding electrons is the highest। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे रीजन्स जहाँ इलेक्ट्रॉन को हम ढूंढ सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, यानी मिलने का चांस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ना एटॉमिक ऑर्बिटल की फ़र्स्ट डेफिनेशन है जो साइंटिस्ट ने बनाई थी। जैसे जैसे हमारे पास ना डिस्कवरीज़ होती गई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती गई साइंटिस्ट को, तो हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी डेफिनेशन भी बदलती गई। ठीक है, तो अभी हम आगे फर्दर इसको स्टडी करेंगे ना, तब आपको सही समझ आएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है कि वो वाले रीजन्स जिनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और प्रोबेबिलिटी का क्या मीनिंग होता है, चांस, यानी कि किसी चीज़ को फाइंड करने का चांस जो है। ठीक है, अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन है। अच्छा, अब हमारे पास ना एक और भी चीज़ आ जाती है कि हमारे पास ना साइंटिस्ट ने एक बात कही थी कि हमारे पास ना, जो आपने ये पढ़ा होगा कि हमारे पास ना साइंटिस्ट, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे यानी हमारे पास अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा न्यूक्लियस है सेंटर में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जो डिफरेंट शेल्स हैं, ठीक है, उसमें रिवॉल्व करते हैं। तो अब जो ये वाला जो हमने सर्कल बनाया है ना, ये बेसिकली शेल को रिप्रेजेंट करता है। और हम जो इलेक्ट्रॉन का बनाएंगे ना कि इलेक्ट्रॉन इधर इसी जो हमारे पास शेल है इधर ही रिवॉल्व करता रहता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन एक ख़ास ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो हमारे पास ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है वो हम एक दफ़ा जो है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास जो ऑर्बिट होता है ना, अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट होता है पाथवे इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग करने का, पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑन विच इट रिवॉल्व्स।
तो ऑर्बिट हम पाथवे को कहते हैं इलेक्ट्रॉन के, लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल बेसिकली रीजन को कहते हैं, रीजन्स ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन जहाँ बहुत हमें यानी हमारे पास ना चांस ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, वो वाला जो रीजन है ना वो ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये हमारे पास ना बेसिकली एक ये हमारे पास एक हमें डिफरेंस पता चल गया कि हमारे पास जो ऑर्बिट और ऑर्बिटल होता है ना उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमने चीज़ें पढ़नी है ना वो हम बेसिकली ना एक रिव्यू, क्विक रिव्यू जैसे होता है ना वो हम करेंगे कि हमारे पास ना जो हिस्ट्री है एटॉमिक ऑर्बिटल की वो हमने स्टडी करनी है कि हमारे पास ना जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है ना वो कहाँ से आया। ठीक है, तो ये हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ना जो साइंटिस्ट थे ना, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था ना हमारे पास ऑर्बिटल का, हमारे पास नंबर 1 पे जो साइंटिस्ट थे वो थे बोहर। ठीक है, नील बोहर ने हमें एक मॉडल दिया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं? बोहर मॉडल कहते हैं, और ये मॉडल हमें मिला था 1913 में। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग बोहर ने क्या हमें बताया था कि हमारे पास ना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। ठीक है, बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑफ एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, तो हमारे पास अब जो बोहर था ना, बोहर जो साइंटिस्ट हमारे पास थे, उन्होंने ये सबसे पहले ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन का ना रिवॉल्व करने का जो पाथवे है ना वो ऑर्बिट होता है। ठीक है, और अब उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास ईच ऑर्बिट हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब हर ऑर्बिट के ऊपर यानी हर ऑर्बिट जो होता है ना उसके पास डिफरेंट एनर्जी लेवल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो एनर्जी लेवल जो होते हैं ना वो क्वांटा की फॉर्म में होते हैं, यानी उन्हें हम क्वांटम कहते हैं। तो उस एनर्जी लेवल का जो नेम रखा था ना बोहर ने, वो क्या था? वो था क्वांटा। ठीक है, क्वांटा जो होता है ना सिंगुलर होता है, और अगर हम प्लूरल कहें तो वो क्वांटम होता है। क्वांटा का मीनिंग होता है पैकेट्स। ठीक है, बोहर ने ये कहा था कि हमारे पास ना जो एटम जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके पास ना हर एनर्जी लेवल पे ना डिफरेंट क्वांटा होते हैं, यानी कि हर ऑर्बिट, हर शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा ना ऑर्बिट के अंदर, शेल के ऊपर जो पाथवे है वो ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का। तो हर शेल जो है उसमें एक ख़ास एनर्जी लेवल होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और वो एनर्जी जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में होगी, यानी कि क्वांटाइज्ड एनर्जी होगी। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास एक लेज़ का पैकेट है, तो लेज़ के पैकेट में हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 50 ग्राम जो है ना लेज़ के चिप्स प्रेजेंट हैं, तो हमें एक क्वांटिटी पता चल गई ना उसकी कि हमारे पास एक लेज़ के पैकेट में इतने जो है वो लेज़ के चिप्स होने हैं 50 ग्राम। उसी तरह हमारे पास बोहर ने ये कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनमें हर एनर्जी लेवल पे उनकी एक एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यानी उसकी क्वांटिटी पता होती है।
पैकेट्स की फॉर्म में ही वो एनर्जी उसके पास प्रेजेंट होती है, यानी डिफरेंट पैकेट्स बने होते हैं एनर्जी के, क्वांटिटीज़ बनी होती हैं एनर्जी की। तो इसीलिए उसने ये कहा था कि क्वांटा जो है यानी एनर्जी पैकेट्स हैं एक इलेक्ट्रॉन के। तो ये बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया था। और बोहर ने ये भी कहा था कि हमारे पास ना जब एक इलेक्ट्रॉन जब भी इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं ना, कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम लो एनर्जी लेवल, ठीक है, लो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाएगा लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। तो हमारे पास जो लो एनर्जी लेवल होता है ना, उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और जो हायर एनर्जी लेवल होता है उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन की दो स्टेट्स होती हैं। जब उसके पास एनर्जी नहीं होती ना, तो वो ग्राउंड स्टेट में होता है, ठीक है। जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और वो एक शेल से दूसरे शेल की तरफ जंप कर जाता है, या हम कह सकते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल की तरफ जंप कर जाता है। ओके, अब बोहर ने ना जो ये क्या होता है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये किस तरह किया था। बोहर ने जो है वो हाइड्रोजन एटम को यूज़ किया था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, यानी एनर्जी लेवल्स को देखने के लिए। तो जब बोहर ने हाइड्रोजन एटम को यूज़ किया था ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो हाइड्रोजन ने क्या किया था, हाइड्रोजन ने ना लाइन स्पेक्ट्रम दिया था, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में भी ऐसा था कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है ना वो इस तरह बना था, जैसे अब मैं आपको इधर बना के दिखाती हूँ। इस तरह जो है ना लाइन स्पेक्ट्रम था कि ये ग्राउंड स्टेट है हाइड्रोजन की और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो इस तरह जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो बने थे। तो यानी इस तरह स्केटर्ड लाइंस जो है ना वो शो हुई थी। तो अब बोहर जो है ना, बोहर के मॉडल में ना कुछ डिफेक्ट्स इसलिए आए थे क्योंकि एक तो जो बोहर थे वो उन्होंने क्या किया था, वो ना अपने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सके थे कि ये जो छोटी छोटी लाइंस बीच में शो हो रही हैं, ये अब जैसे ये लाइन है, इस तरह की लाइन है, तो हमारे पास ना जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना वो एक ही लाइन होती है। लेकिन हाइड्रोजन एटम ने क्या किया था, हाइड्रोजन एटम ने ना बहुत सारी लाइंस जो है वो शो की थी। तो हमारे पास जो बोहर थे उनके मॉडल में ना डिफ़ेक्ट्स इसलिए आए थे कि फ़र्स्ट जो डिफ़ेक्ट था वो क्या था, बोहर मॉडल में डिफ़ेक्ट्स क्या थे। नंबर 1 डिफ़ेक्ट्स थे कि नो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम, यानी अब ये जो एडिशनल लाइंस हैं इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बोहर ने नहीं दी थी, ठीक है। उसी तरह जो है नंबर 2 डिफ़ेक्ट ये था कि हाइड्रोजन एटम तो है ना ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स जो हैं उनको कैसे हम स्टडी करेंगे, यानी उनके एनर्जी लेवल्स को कैसे स्टडी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और डिफ़ेक्ट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन अब जो मॉडर्न डेफिनेशंस हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एमिट की है या एनर्जी एब्जॉर्ब की है और इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से या एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर गया है, तो इसका मतलब तो ये है ना कि इलेक्ट्रॉन एज अ
कोई और एंटिटी एक्ट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई और नेचर प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन की जो डुअल नेचर है उसको भी बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद बोहर के मॉडल में एक और डिफेक्ट भी था कि ना बोहर, अब जब हमारे पास बोहर ने ना जब हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में करके देखा, तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने डिफरेंट और मज़ीद जो स्केटर्ड लाइंस हैं ना वो शो की स्पेक्ट्रम में। तो अब उस इफ़ेक्ट को जो है बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये क्यों शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट है ना उसे स्टार्क इफ़ेक्ट कहा गया था, और मैग्नेटिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट है इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसे ज़ीमान इफ़ेक्ट कहा गया था। तो जो बोहर है ना वो स्टार्क इफ़ेक्ट और ज़ीमान इफ़ेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके थे। ठीक है, तो ये थोड़े से डिफेक्ट्स थे बोहर के मॉडल में, तो इसलिए जो है ना बोहर का मॉडल इतना ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। नेक्स्ट हमारे पास अब जो सेकंड साइंटिस्ट आ जाते हैं वो कौन है, जो बोहर मॉडल के बाद जिन्होंने आके एक्सप्लेन किया था सारा कुछ, वो हमारे पास हैं डी ब्रोगली, जिन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसे कहा जाता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ठीक है, सॉरी, डी ब्रोगली वेव लेंथ। ये हमारे पास आई थी 1925 में। डी ब्रोगली ने बेसिकली क्या कहा था, डी ब्रोगली ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट होती है और वेव नेचर भी प्रेजेंट होती है, जिसको बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी की प्रॉपर्टी ना वेव के अंदर होती है, वो पार्टिकल के अंदर नहीं होती। तो डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू H/P। ठीक है, अब यहाँ जो लैम्डा है ना, लैम्डा वेवलेंथ को शो करता है। ठीक है, वेवलेंथ का सिंबल है। H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो होता ही कांस्टेंट है, और जो P है ना वो मोमेंटम को शो करता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर वेवलेंथ भी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अंदर मोमेंटम भी होता है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में एक्ट करेगा, वेव की तरह जो है वो परफॉर्म करेगा, तो उसकी वेवलेंथ हम काउंट करेंगे, और अगर वो पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा तो हम उसका मोमेंटम यानी मोमेंटम काउंट करेंगे। तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसने हमें ये बताया था कि वेवलेंथ जो होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका मोमेंटम है, मोमेंटम होता है बेसिकली कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैसे यानी स्पीड और यानी उसकी डेंसिटी जो है ना उसमें क्या रिलेशन है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल की फॉर्म में है तो उसका मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा मोमेंटम से मूव कर रहा है तो वो वेवलेंथ कम देगा, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वेवलेंथ और मोमेंटम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डी ब्रोगली ने इस इक्वेशन से हमें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका डुअल नेचर होता है, यानी कि वो पार्टिकल की फॉर्म में भी एक्ट करता है और एज अ वेव भी एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है
वो आ गया था इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर, यानी अब डुअल नेचर वाली जो हमारे पास एक डिफेक्ट था बोहर मॉडल का, वो क्या हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। थर्ड, अब हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो आ जाते हैं हेज़नबर्ग। ठीक है, हेज़नबर्ग ने हमें क्या दिया था, हेज़नबर्ग ने हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, अब ये सारी जो डिस्कशन है ना, ये सारी डिस्कशन, ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1926 में आया था। अगले साल ही डी ब्रॉगली के वेवलेंथ के बाद ही हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था। अब हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया, अब जैसे डी ब्रॉगली ने इस चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया था, यानी बिल्कुल सॉल्व कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, और उन्होंने इक्वेशन के थ्रू इसको प्रूफ भी कर दिया। तो हेज़नबर्ग ने ये कहा था कि हमारे पास ना जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी यानी उसकी जो पोजीशन है और उसका जो मोमेंटम है, उसे एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली और प्रिसाइजली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ इलेक्ट्रॉन, या हम इसको इस तरह लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर it is impossible for finding the position and momentum of electron simultaneously and precisely। ठीक है, तो हमारे पास ना इस चीज़ को प्रूफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हमारे पास ना जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका पोजीशन और मोमेंटम हम एक ही टाइम पे फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी लेस देन और इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना वो ये फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये हमारे पास जो है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, अब ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये h ओवर 4 पाई वाली जो क्वांटिटी है वो है कांस्टेंट। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 वैसे कांस्टेंट है, पाई वैसे कांस्टेंट है, तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो अगर हम किसी कांस्टेंट को इक्वल करें या लेस देन करें किससे, डेल्टा x ओवर डेल्टा p के प्रोडक्ट से, डेल्टा x यहाँ पोजीशन को शो करता है इलेक्ट्रॉन की, और डेल्टा p शो करता है मोमेंटम को। तो हमारे पास अब जो डेल्टा x है, डेल्टा हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने चेंज देखना है ना, चेंज। तो डेल्टा हमारे पास इस तरह शो करता है कि हमारे पास जो चेंज है ना पोजीशन में, यानी x के अंदर जो चेंज आ रहा है और p मोमेंटम के अंदर जो चेंज आ रहा है, वो लेस देन या इक्वल टू है कांस्टेंट से। ठीक है, तो इसको हम अब कांस्टेंट से जब भी हम किसी प्रॉपर्टी, किसी प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन्फिनिटी निकलता है, ये आपको पता है। तो यही वजह है कि इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक पार्टिकल की भी अगर हम बात करें तो पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करना एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो पार्टिकल है, वो कहाँ है। ठीक है, तो ये हेज़नबर्ग ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन
और उसका मोमेंटम प्रिसाइजली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर रखता है। इलेक्ट्रॉन वेव भी बन जाता है, वो पार्टिकल भी बन जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? तो जो बोहर ने आइडिया दिया था इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो इस वाले प्रिंसिपल के बाद बिल्कुल ही क्या हो गया था, क्रॉस हो गया था। कि ये आइडिया तो है ही गलत ना, कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, ऑर्बिट वाला जो आइडिया दिया था ना बोहर ने, वो गलत हो गया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता। ठीक है, तो ये हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और इसमें मैंने एक करनी है करेक्शन कि ये 1925 में आया था। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है वो है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन 1926 में आई थी। ठीक है, तो हमारे पास ना अब जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है ना, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री में ना सबसे इम्पॉर्टेंट इस वाले इक्वेशन को माना जाता है, क्योंकि इस इक्वेशन से ना एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। श्रोडिंजर ने ना हमें मैथमेटिकल डेरिवेशन दी थी। ठीक है, क्योंकि वो फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने ना हमें एक मैथमेटिकल डेरिवेशन दी थी कि हम इस इक्वेशन को यूज़ करके ना इलेक्ट्रॉन की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। ठीक है, कि इस टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है और उसका मोमेंटम। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, वेव फंक्शन को यूज़ करके। तो हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले ना हम वेव फंक्शन को करते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वेव फंक्शन के बारे में बताती हूँ। वेव फंक्शन को हम ना इस ओमेगा से शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना जो वेव फंक्शन होता है ना, वो बेसिकली होती है मैथमेटिकल डेरिवेशन ठीक है, मैथमेटिकल डेरिवेशन टू रिप्रेजेंट measurable information to find out या to calculate the position and momentum of electron। ठीक है, तो वेव फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वेव फंक्शन हमारे पास होता है कि हमने कैसे एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो श्रोडिंजर थे ना, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकें कि हमारे पास ना जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है। तो H ओमेगा इज़ इक्वल टू ई ओमेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी थी श्रोडिंजर ने। सही, अब इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में जो H है ना, वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। जो E है वो एनर्जी को शो करता है। यानी कि अब इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब वेव की फॉर्म में एक्ट कर रहा होगा तो वो एनर्जी होगा, और अगर वो पार्टिकल की फॉर्म में एक्ट कर रहा होगा तो वो H होगा। ठीक है, H जो है वो पार्टिकल वाले कांस्टेंट को शो करता है। तो हमारे पास जो है ना, ये इक्वेशन जो है वो हमें ये बताती है कि हमारे पास ना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को ना मैथमेटिकल डेरिवेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास ना एक जैसे हमारी आँखों के सामने नहीं है, तो हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं उसकी पोजीशन और मोमेंटम को। तो श्रोडिंजर ने हमें एक मैथमेटिकल वे दिया था कि हम
इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को मेजर कर सकें, ठीक है, बाय यूजिंग द वेव फंक्शन। तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है ना वो क्या बनेगी बेसिकली, श्रोडिंजर, हम इसको इस तरह लिखेंगे कि श्रोडिंजर गेव wave equation to find out the regions of electron, कि इलेक्ट्रॉन कौन से रीजन में कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो श्रोडिंजर ने ये कहा था, और ये जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन की वजह से क्या हुआ था, इस इक्वेशन की वजह से ना हमारे पास ना जो मैकेनिकल जो हमारे पास ना हम कह सकते हैं कि पुरानी जो हमारे पास पुराना यानी एक कॉन्सेप्ट था ना जो फिज़िक्स में यूज़ होता था, वो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो गया था, वो ख़त्म हो गया था, और हमारे पास ना क्वांटम मैकेनिक्स की, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की जो ब्रांच है ना वो निकल आई थी। यानी हमारे पास ना एक जो नई कैटेगरी आप कह सकते हो कि निकल आई थी। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को ना मॉडर्न डेफिनेशन भी कहा जाता है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहा जाता है, ठीक है, कि हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया था ना वो बेसिकली श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ने ही प्रोपोज करवाया था, ठीक है। तो ये हमारे पास ना श्रोडिंजर वेव इक्वेशन के हिसाब से बात थी कि श्रोडिंजर ने क्या किया था एटॉमिक ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन में। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नंबर 5 पे, हमारे पास ना एक दूसरी इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट इक्वेशन। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन आई थी 1928 में। डायरेक्ट ने क्या कहा था कि ना, डायरेक्ट ने ये कहा था कि अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पार्टिकल और वेव की फॉर्म में, दोनों फॉर्म में है। तो अब जो इक्वेशन श्रोडिंजर ने दी है वो तो वेव के लिए है खाली, तो जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की फॉर्म में होगा तब हम उसको कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट ने हमें कहा था कि हमारे पास ना जो वेव फंक्शन होता है ना, डायरेक्ट ने वेव फंक्शन को 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स में 2 जो कंपोनेंट्स थे वो बेसिकली किसके लिए थे, पार्टिकल स्पिन के लिए, पार्टिकल स्पिन स्टेट्स के लिए। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की फॉर्म में एक्ट कर रहा है ना तो उसकी स्पिन क्या है, और 2 थे एंटी पार्टिकल स्पिन के लिए। कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चला गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको अभी इधर बता देती हूँ, यही जो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन है ना, डायरेक्ट इक्वेशन से ये जो हमारे पास 2 यानी कंपोनेंट्स थे ना, इनको अब मॉडर्न दौर में ना क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। ये मॉडर्न डेफिनेशन है जिसमें हमें पता है कि क्वांटम नंबर्स में हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हैं वो हैं पार्टिकल स्पिन स्टेट के लिए,
ठीक है। और जो मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर हैं वो किसके लिए हैं? एंटी पार्टिकल स्पिन के लिए। तो ये हमने डायरेक्ट इक्वेशन से ही क्वांटम नंबर डिराइव किए हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली यही था। अब सिक्स्थ है रॉबर्ट एस म्यूलिकन। इन्होंने क्या किया था? रॉबर्ट एस म्यूलिकन ने ना ये जो पूरी डिस्कशन थी ना, अब जैसे हमने ये डिस्कशन की है, तो रॉबर्ट एस म्यूलिकन ने 1932 में, जैसे अब ये वाली जो सारी जो है वो डिस्कवरीज हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर भी पता चल गई थी और बाकी सारा कुछ भी पता चल गया था। तो रॉबर्ट एस म्यूलिकन ने ना ये जो इलेक्ट्रॉन का रीजन था ना, अब साइंटिस्ट पहले ऑर्बिटल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, तो रॉबर्ट एस म्यूलिकन ने ना ये जो पूरी रिसर्च थी ना इसको एक नाम दे दिया कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो यानी रिसर्च है ना, जो प्रोबेबिलिटी है, उस रीजन को ना हम कह देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो हमारे पास जो रॉबर्ट एस म्यूलिकन थे, उन्होंने वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन दे दिया था। यानी कि अब ये जो श्रोडिंजर का वेव फंक्शन है ना, ये यानी एक इलेक्ट्रॉन एक यानी जर्नलाइज्ड नहीं था। तो रॉबर्ट एस म्यूलिकन ने क्या कहा था? इसको जर्नलाइज कर दिया था कि जितने भी एटम्स हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जहाँ भी प्रेजेंट होंगे ना, उस जगह को हम एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम देंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल का जो वर्ड है ना वो इस पूरी रिसर्च के बाद जो है ना वो जनरेट हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना ये उसकी डिस्कवरी है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे डिस्कवर हुए थे। अब एटॉमिक ऑर्बिटल की ना इम्पोर्टेंस क्या है हम ये भी देख लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल को स्टडी हम क्यों करते हैं। तो हम इसकी इम्पोर्टेंस जो देख रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे जो आपको फिर समझ आएगी केमिकल बॉन्डिंग में कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री भी अगर हमने समझनी है तो एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा जो है वो हमें मदद देते हैं। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री भी हम उसको कह सकते हैं। क्वांटम केमिस्ट्री को समझने के लिए भी एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी समझने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल को हमें समझना पड़ेगा। तो ये हमारे पास ना आज का टॉपिक था जिसमें हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को स्टडी किया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला लेक्चर सही लगा होगा, पसंद आया होगा। तो कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ठीक है। मैं मेहनत करती हूँ तो ज़ाहिर है मुझे भी खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताएंगे तो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स कैसे जो है वो बने। अभी ये हमने पढ़ लिया ना, तो हम उसको ज़्यादा थोड़ा सा डीप स्टडी कर लेंगे और क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये टॉपिक जो नहीं समझ आते वो समझ आ जाएं। तो तब तक के लिए अपना ख़याल रखें और अल्लाह हाफिज़।